हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी नई क्लास में हम दोबारा हाजिर हैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर। ये चैप्टर अब 2 क्लास में खत्म होगा लगभग। तो हमने इसमें पढ़ा अब तक कि किस तरह पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, फिर कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद एनोड रेज ढूंढी गई। एनोड रेज के बाद जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल गए तो एटॉमिक मॉडल की खोज शुरू हुई। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले जे थॉम्सन मॉडल आया, उसकी कुछ कमियां थी तो उसके बाद नया मॉडल आया रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल में कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, तो उसके बाद नील बोहर का मॉडल आया। फिर हमने देखा कि नील बोहर के मॉडल में भी 2-3 कमियां थी, तो अब बोहर्स के मॉडल की कमियों को सुलझाने के लिए आगे कोशिशें होने लगी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि कुछ अलग अलग खोजें भी होने लगी। जैसे कि पहले एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने ढूंढा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस जो दी थी वो किस चीज पे बेस्ड थी। देखिए, एक्चुअली पहले जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको याद होगा पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें यह देखा गया कि लाइट जो होती है, पहले माना जाता था लाइट वेव नेचर रखती है। अब यह हो कि लाइट वेव नेचर तो रखती है, प्लस पार्टिकल नेचर भी रखती है लाइट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पार्टिकल मान के, फोटोन मान के तो एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब लाइट वेव और पार्टिकल नेचर दोनों रखती है, इसे कुछ इस तरह समझिए कि वेव पार्टिकल नेचर रखता है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। यह बताया था आइंस्टीन ने। कि वेव यानी लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो डी ब्रोगली का जो डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला सिद्धांत है, ये बेस्ड है एक हाइपोथेसिस पे कि नेचर लव्स सिमेट्री। याद रहे, इस पे नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस किस बात पे बेस्ड है, तो वो है नेचर लव्स सिमेट्री। तो नेचर जब सिमेट्री पसंद करती है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, अगर ए से बी बन रहा है तो किसी ना किसी रास्ते बी केमिकल से ए केमिकल में बन जाता है, तो ये सिमेट्री होती है। तो जब वेव जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, या आइंस्टीन ने शो किया, तो डी ब्रोगली ने बताया कि इसका मतलब पार्टिकल भी वेव नेचर रखता होगा। ये डी ब्रोगली ने बताया। तो देखिए, उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया, बस जो पहले हो गया था उसी को रिवर्स कर दिया। आइंस्टीन ने बताया कि वेव यानी लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, मतलब फोटोन नेचर रखती है, तो पार्टिकल्स भी वेव नेचर रखते होंगे। ये डी ब्रोगली ने बताया। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जब भी कोई पार्टिकल, चाहे वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो, चाहे एक बड़ी सी बॉल हो, जब ये मूव करेगा तो अपने पीछे वेव बनाएगा। ऐसा देखा गया है कि जो जितना छोटा पार्टिकल होता है वो उतनी बड़ी वेव बनाता है, और जो जितना बड़ा पार्टिकल होता है उतनी छोटी वेव बनाता है, और छोटी वेव्स अक्सर नेग्लिजिबल होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जब चलता है तो जो वेव बनाता है वो 10 to the power of -10 मीटर की
की रेंज की होती है, जो कि लगभग एक्सरे की कैटेगरी में पड़ता है। और एक्सरे एक पावरफुल बीम है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यही एक बॉल जब चलती है तो इसका जो बनता है वेव वो 10⁻⁻38 मीटर के रेंज का होता है, जो कि बहुत कम है, डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता किसी चीज से। ये जो वेव बनती हैं हर पार्टिकल्स के पीछे, इन्हें नाम दिया गया है मैटर वेव्स। इन्हें नाम दिया गया है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स। मैटर वेव्स के लिए फॉर्मूला दिया गया, मैटर वेव्स की वेवलेंथ होती है h/mv। ये कैसे आया वो अलग बात है, हाँ आपको ये नहीं पढ़ना कि कैसे आया, आपको ये याद रखना है। और कैसे आया तो दो चीजों से आया है, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी होता है। ये प्लैंक ने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। तो एच न्यू को हम mc स्क्वायर के बराबर कर दें, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, h सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सी कैंसिल, तो बचा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। लैम्डा इज इक्वल टू अभी क्या होगा, देखिए h को यहां ले जाते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc अपॉन h। तो अब पलट दें इसे, तो लैम्डा हुआ h अपॉन mc। ये जो लैम्डा आया ये फोटोन के लिए आता है, ये जो इक्वेशन है ये ओनली फॉर फोटॉन्स है, फोटॉन्स के लिए। तो डी ब्रोगली ने इसी में ही, m तो मास है फोटॉन का, c है स्पीड ऑफ लाइट और h है अपना कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इन्होंने, ये तो फोटॉन के लिए है जो लाइट जिससे बनी होती है, तो लाइट की स्पीड से चलता है। लेकिन हर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, बॉल है, एनी सॉलिड मटेरियल, हर पार्टिकल वो c की स्पीड से चल नहीं सकता, लाइट की स्पीड से। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल mv ये रख दिया। तो जो फोटॉन के लिए इक्वेशन आई थी, प्लैंक्स इक्वेशन और अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन मिला के, उसी से ये इन्होंने डी ब्रोगली ने अपनी मैटर वेव्स की वेवलेंथ की इक्वेशन निकाली है। तो ये कैसे इक्वेशन है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये इक्वेशन क्या है ये देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, मतलब मैटर वेव्स जो बनती हैं जब कोई सॉलिड पार्टिकल मूव करता है तो उसके पीछे जो वेव बनेगी ये मैटर वेव्स है। मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट होती है, मैटर वेव्स मैटर मीडियम पे चलती है, जैसे साउंड चलता है उस तरह मीडियम पे प्रोपेगेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट, लाइट क्या, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तभी तो सन से लेकर अर्थ तक लाइट आ जाती है। वहीं जो ये मैटर वेव्स हैं, मैटर वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए। मैटर वेव्स स्पेस में नहीं ट्रैवल कर सकती, इसीलिए स्पेस में अगर कोई प्लैनेट चलता है या एस्ट्रॉइड मूव करता है तो मैटर वेव्स नहीं बनाता होगा, क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं है। खैर, तो ये जो पार्टिकल है मूव कर रहा है तो पीछे मैटर वेव बन रही है। मैटर वेव की वेवलेंथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। m है मास इस पार्टिकल का, v है वेलोसिटी इस पार्टिकल की, h है कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। इस तरह हम लैम्डा निकाल सकते हैं। ये डी ब्रोगली ने खोज की थी। तो डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर डुअल नेचर रखता है, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। देखिए डी ब्रोगली की जो बातें थी हाइपोथेसिस थी,
इन्होंने इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया, लेकिन इनकी हाइपोथेसिस पे आगे चल के डेविसन एंड जर्मर इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रख रहा है। कैसे साबित किया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न लिया उन्होंने। देखिए बताएं कैसे। ऐसा होता है कि अगर किसी क्रिस्टल से, कोई मेटल की क्रिस्टल से अगर हम रेज टकराते हैं, जैसे अगर निकल क्रिस्टल से हमने एक्सरे टकराई, तो एक डेफिनेट पैटर्न मिलता है इस तरह से, और हम जानते हैं कि एक्सरे एक वेव है, तो एक्सरे एक वेव है, वो निकल क्रिस्टल से टकराकर इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है। क्या देती है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की बीम को किसी हैवी मटेरियल, जैसे टंगस्टन, डब्ल्यू सिंबल होता है, टंगस्टन के क्रिस्टल से अगर टकराया जाता है, तो उसका भी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है, एक्सरे की तरह ही। तो एक्सरे एक वेव है, उसने इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया। इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल था, उसने भी वेव की तरह ही पैटर्न दिया। इट मींस इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। इस तरह डेविसन जर्मर ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, तो हर चीज जो उससे इस तरह के छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सब वेव नेचर रखते होंगे। अगला टॉपिक है अपना देखो, दो महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। एक तो डी ब्रोगली की मैटर वेव्स कि हर चीज डुअल नेचर रखता है, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली की मैटर वेव्स में हम कुछ चीजें और पढ़ते हैं। जैसे अगर बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, और जब ये डुअल नेचर इस पे अप्लाई होता है, तो डुअल नेचर वाले क्या कहते हैं, मतलब डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वेव बनता है। तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह का ऑर्बिट नहीं होता, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ऐसे वेव के नेचर में घूमता है। ये देखिए, ये फेज में आ गया। अगर ये फेज में आ गया तो इसका मतलब वही जो MVR जो होता है h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये यही केस है। अगर फेज में आया तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये वेव मतलब ये ऑर्बिट पाया जाएगा। और अगर ये वाला चीज नहीं फॉलो हो रहा है, ये वाली जो एक बहुत जरूरी कंडीशन होती है, अगर ये नहीं फॉलो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जहां से चलता है वेव उस पर कोइंसाइड नहीं करती। अब ये जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो 2-3 बार उल्टा सीधा घूम के बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये वेव या ये ऑर्बिट नहीं पाया जाएगा, और ये पाया जाएगा क्योंकि ये फेज में है, ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, इसलिए फेज में आता है। ये इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आउट ऑफ फेज निकल जाता है, और ये ऑर्बिट नहीं पाया जाएगा। तो वही जो बोहर ने कहा था वो चीज इन्होंने प्रूव की। अब हम अगला पढ़ते हैं
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही लागू होता है, बड़े चीजों पे नहीं लागू होता। इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम अगर उसका मोमेंटम प्रिडिक्ट करेंगे तो पोजीशन नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और अगर पोजीशन ठीक से प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसमें इक्वल टू या ग्रेटर देन दोनों चीजें यूज होती। इसका मतलब क्या है समझो बच्चों। हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनकी पोजीशन दिखा रहे हैं कि यहां पाया जा रहा है, तो हम इसका मोमेंटम नहीं बता पाएंगे कि कितनी तेज चल रहा है। और अगर हम मोमेंटम देखेंगे कि कितनी तेज और कहां जा रहा है, तो हम उसकी पोजीशन नहीं जान पाएंगे। ये चीज डेली लाइफ के हिसाब से सोचने में बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक कार यहां से जा रही है, इधर रोड है सामने, चाहे 40 की रफ्तार से जा रही हो, 60 की रफ्तार से जा रही हो, तो हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी अगले सेकंड में वो यहां पे होगी, या अगले 2 सेकंड 10 सेकंड बाद यहां पे होगी। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते ही जा रही है। अब भाई यहां ऊपर तोड़ नहीं जाएगी, जमीन में तो घुस नहीं जाएगी, तो इसीलिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी यहां है, और मान लो 40 की रफ्तार से चल रही है तो 2 सेकंड में, 80 की रफ्तार से चल रही है तो 1 सेकंड में यहां पहुंच जाएगी। तो माइक्रोस्कोपिक जो बड़े बड़े चीजें हैं उनके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़ी चीजों पे लागू नहीं होता। ये क्या होता है जहां हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि थोड़ी देर बाद यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा। लेकिन तब तक क्या होता है, जो लाइट वेव इसमें पड़ रही है, फोटोन, फोटोन इससे टकरा जाएगा, अपनी सारी एनर्जी से दे देगा, ये यहां चला जाएगा या यहां चला जाएगा। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इनकी पोजीशन और मोमेंटम कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बताएं कि भाई एक बॉल है, मान लो सॉलिड बॉल लोहे की, हम उससे निशाना लगा सकते हैं कि इस एंगल से मारेंगे तो फलानी जगह पे जाके टकरा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस यू पे मारें और वो लोहे की बॉल है, तो हम ऐसा निशाना मार सकते हैं कि यहां चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इसको फेंकेंगे इस एंगल से तो इस एंगल पे जाएगी। लेकिन यही अगर आपके हाथ में एक चिड़िया का छोटा सा पंख पकड़ा दिया जाए और कहीं कि उस पर निशाना मार दो, आप किसी भी एंगल से फेंके वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर उड़ जाएगा। तो बात दोनों सही थी, हम फेंक रहे थे, निशाना मार रहे थे, लोहे की बॉल से वो चीज हो गई, चिड़िया के पंख से वो चीज नहीं हो पाई। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम मोमेंटम और पोजीशन अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो फेंकेंगे यहां, उड़ जाएगा वहां। तो इससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों की अनसर्टेनिटीज पता नहीं की जा सकती। एक को एक्यूरेट करेंगे दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, इसको एक्यूरेट करेंगे ये अनसर्टेन हो जाएगा। और ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे सही होती है।
तो बच्चों जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, तो अब ये बताइए कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन कैसे एकदम सर्कुलर पाथ में घूम सकता है? कोई इसमें इंजन लगा है क्या जो एकदम सर्कुलर पाथ से मेजर करते घूमे? गलत। और ये इतना छोटा पार्टिकल है कि अपना पाथ नहीं निर्धारित कर सकता। इसीलिए ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था बोहर के, ऑर्बिट, ये पूरी तरह डिस्कार्ड हो गया। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो नया कौन सा कॉन्सेप्ट आया? वो था ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है उससे पहले मैं कुछ आपको बताता हूं। ऑर्बिट खत्म, ऑर्बिटल शब्द आ गया। मान लो आपके घर के बगल में एक कोई भी गरीब आदमी रहता है, तो अक्सर अपनी झोपड़ी से निकल कर जाकर कलुआ की चाय की दुकान में बैठ जाता है और पूरा दिन लगभग वहीं बिताता है। तो आपसे कोई आके पूछे कि भाई फलाना वो जो भिखारी है वो कहाँ है, तो आप अंदाजा लगाएंगे तो कहेंगे अरे वहीं कलुआ की दुकान में बैठा होगा, तो दिन भर वहीं रहता है। तो आपने क्या किया? प्रोबेबिलिटी जाहिर की कि हो सकता है वहां हो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के राउंड, न्यूक्लियस के चारों तरफ में ज्यादा समय कहां पाया जाता होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी जर्नी में ज्यादा समय कहां बिताता है, उसे हम उसका ऑर्बिटल कहते हैं। देखो कैसे, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमता। वो यहां जा रहा है, वो यहां जा रहा है, इधर भी जा सकता है, उधर भी निकल आया, इधर भी जा सकता है, फिर यहां घूम रहा है, कुछ एनर्जी मिली यहां चला गया, कोई फिर घूम रहा है, कोई एनर्जी मिली यहां चला गया, फिर घूम रहा है, किसी ने हीट प्रोवाइड कर दी यहां चला गया, फिर घूम रहा है। लेकिन देखिए इस टोटल जर्नी में उल्टे सीधे जगहों घूमते हुए वो ज्यादा से ज्यादा समय कहां बिताता है? वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना इस एरिया में बिताता है। ये तो ये जो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यही पाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा समय। इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट तो एक फिक्स पाथ होता था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म, ऑर्बिटल आता है ये, द प्लेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा समय कहां पाया जाता है, वही उसका ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं ये अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल, फुटबॉल की तरह स्फीयर होता है पूरा चारों तरफ। फिर पी ऑर्बिटल होता है, ये हम पढ़ेंगे डंबल शेप का होता है ऐसे। फिर डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे हम, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है इस तरह से। और एक पढ़ते हैं एफ ऑर्बिटल, जो कि डिफ्यूज शेप का होता है, स्मोक की तरह, उसका कोई शेप नहीं होता। तो इन ऑर्बिटल्स को हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो बच्चों ये था आज का कॉन्सेप्ट। अभी आपको मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में कुछ अंतर होते हैं, वो देखना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है
उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली चलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड्स पाई जाती हैं, जबकि मैटर वेव में कोई फील्ड नहीं पाई जाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जबकि मैटर वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तो पाई जा सकती हैं, लेकिन इनका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, मैटर वेव्स को मीडियम चाहिए, क्योंकि मीडियम में ही मैटर वेव्स क्रिएट होती है, जैसे साउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है, जबकि मैटर वेव्स की वेवलेंथ उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, ईएम वेव और मैटर वेव। तो ये दोनों चीजें हमने आज पढ़ी। हमने आज पढ़ा क्या? डी ब्रोगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दो चीजों के होने के बाद, बोर की थ्योरी तो डिस्कार्ड हो ही गई थी, इन दो चीजों के बाद अब एक नए मॉडल पे विचार होने लगा, क्योंकि अब ये देखा गया कि जो क्वांटम वर्ल्ड है, छोटे पार्टिकल्स का वर्ल्ड, वो बहुत अलग है। उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मैकेनिक्स फिजिक्स में तो अप्लाई होता है, वहां पे वो चीज अप्लाई नहीं हो पाती। जैसे डुअल नेचर हमारे कभी इस जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जो हमारे आसपास है, इसमें कभी हमें डुअल नेचर किसी चीज में नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डुअल नेचर दिख रहा है। जो वेव है वो पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वेव है। तो ये सब काफी अंतर थे आउटर वर्ल्ड में और क्वांटम लेवल के वर्ल्ड में। तो इसीलिए क्वांटम लेवल के लिए एक अलग से फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई, जिसमें कि क्वांटम नंबर्स भी आए। क्वांटम नंबर्स आए, फिर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में कहाँ कैसे पाए जाते हैं, कैसे घूमते हैं, किस स्पिन में घूमते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर ये चैप्टर खत्म होगा। तब तक के लिए आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू बच्चों।